ठीक है। तो देखो वो कह रहा है प्रोजेक्ट या सेटअप के लिए ना तो हमें चाहिए एक्सप्रेस ना मोंगोडीबी चाहिए, हमें चाहिए ये तीन चीज़ें, बीक्रिप्ट, जेसन वेब टोकन और डॉट ई एन वी। अब डॉट ई एन वी का पता है किसी को, कभी किसी ने यूज़ की हो, इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, हम अपने ना सीक्रेट वेरिएबल्स रखते हैं। सीक्रेट वेरिएबल्स जैसे कि डेटाबेस का वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो जेसन वेब टोकन का एक हम ना सीक्रेट की देते हैं, वो उसका नाम वो रखवाते हैं, ठीक है। ये हम ना डॉट ई एन वी की फाइल में रखवाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ना देखो एक प्रोजेक्ट के ऊपर ना मल्टीपल लोगों ने काम करना होता है, ऐसे ही है ना। तो ना हमारे पास ना गिटअप होती है, गिटअप का पता है ना सबको, ये नहीं पता? जी सर, गिटहब रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट बना के ना उस पर अपलोड किया था। हाँ। कोई 2 क्लास पहले मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे हिंट दिया था कि गिटहब जो है ना इसको वो करते हैं, हम्म। पोस्ट करते हैं तो उसके बाद आगे होगा। तो मैंने फिर उस पर सर्चिंग की थी, तो मैंने अपना एक दोस्त की बनाई थी। तो उसको हम्म। फिर मैंने गिटहब पे करके तो उधर से फिर वर्सल पे डाला, वर्सल पे उसका एनवायरनमेंट सेट किया। ये डॉट ई एन वी फाइल जो है ना इसको गिटहब पे नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें सीक्रेट फाइल जो है ना वो कीज होती है हमारी। जैसे अगर हम मेल यूज़ कर रहे हैं, नोड मेलर यूज़ कर रहे हैं, या उसके बाद हमने मोंगोडीबी अटलस का पासवर्ड उसमें ऐड करना होता है ताकि वो आगे विजिबल ना हो। बिल्कुल, डॉट ईएनवी की फाइल हमारे पास ना एक सीक्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे कि एक डेटाबेस है, डेटाबेस का लिंक है अब, ठीक है। अब डेटाबेस के लिंक के अंदर पता है क्या होता है, आपकी डेटाबेस के यूज़र नेम का ना यूज़र नेम होता है, उसका पासवर्ड होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। डेटाबेस का जो आपके पास नहीं आता वो जो है वो कनेक्शन यूआरएल होता है ना आपके पास, उसके अंदर आपका यूआरएल होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें होती हैं। अब वो ऐसी चीज़ें, अब उसके बाद फ़र्ज़ करो आप ईमेल ट्रिगर करवाने के लिए कोई यूज़ करते हो कोई चीज़, जैसे कि इलास्टिक ईमेल। इलास्टिक ईमेल क्या करता है, आपकी ईमेल्स को ना ट्रिगर करवाता है। आपने कहीं पे भी आपके पास 100 ईमेल्स है ना, उसके ऊपर कोई ईमेल ट्रिगर करवानी है तो वो इलास्टिक ईमेल के थ्रू आप करवा सकते हो। फिर आपके पास ट्विलियो आता है वीडियो कॉल्स के लिए, ये ना आपको देते हैं, ये आपको डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि ईमेल पासवर्ड हमारा लगाओ और हमारी चीज़ें यूज़ करो, ऐसे नहीं करते ये ना आपको एक की देते हैं, सीक्रेट की, ठीक है। सीक्रेट की बेस पे क्या होता है, अगर इलास्टिक ईमेल को या एडब्ल्यूएस को या फिर ट्विलियो को अपनी वो सीक्रेट की कहीं भी पब्लिक प्लेस पे पड़ी मिलेगी ना, वो पता है क्या करेंगे, वो आपका इलास्टिक ईमेल का या एडब्ल्यूएस का या ट्विलियो का कोई भी अकाउंट है ना, वो आपका रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे देखो, अब ना मैं चलते हैं। सर इसका ना रिसेंटली मेरे साथ केस हुआ है। मैंने वो मेल इंटीग्रेट करवाई हुई थी, जिसकी यानी कि जिसकी बना के दी थी, उसने है ना उसका पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो उस ऐप पासवर्ड जो है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया जब सिक्योरिटी रीचेक हुई उनकी तरफ से। तो मुझे नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो, मैं बड़ा उस पर खपा। जब मैंने उस पर सर्च किया ना तो पता चला कि जो पासवर्ड आ रहा है ना, वो उसने जैसे जब मेन पासवर्ड चेंज किया तो ऐप पासवर्ड ही जो है ना वो ख़त्म हो गया था वहाँ से। तो रीजनरेट करना पड़ा मुझे। तो गिट का ना। नहीं सर, जीमेल यूज़ की थी ना उसकी। तो जीमेल यूज़ की थी, उसका ऐप पासवर्ड जो देता है जीमेल, सीक्रेट पासवर्ड देता है, तो वो ईएनवी फाइल में रख के मैंने इंटीग्रेट करवाया था। तो मेन पासवर्ड जब उसने चेंज किया ना तो गूगल ने ऑटोमेटिकली ऐप पासवर्ड भी वो ख़त्म कर दिया कहीं, या उससे हो गया कहीं। तो वो मेल ही नहीं जा रही थी। तो हम्म। उस पे सर वो आपकी तरफ से हिंट मिली थी इसकी, गिटहब की। तो मैंने सारी सर्चिंग भी, इस पे पासवर्ड क्या आ रहा है, उस पे पासवर्ड क्या आ रहा है, क्योंकि बाकी सारी वेबसाइट जो ना काम कर रही थी, मेल नहीं जा रही थी। व्हाट्सएप भी जा रहा था, मेल नहीं जा रही थी। तो फाइंडिंग ये निकली कि पासवर्ड जो है ना वो चेंज है। वो मैंने अपनी मेल लगा के उस पर वर्किंग की तो पासवर्ड का जो है ना इशू निकला। फिर मैंने उसका ऐप पासवर्ड जो है ना वो रीजनरेट करवाया, उसके बाद उसको ईएनवी में रखा। फिर दोबारा गेट पे पुश किया, फिर वर्सल पे न्यू पासवर्ड जो है ना इन्वायरमेंट सेट किया, न्यू न्यू पासवर्ड के साथ वो जो है ना उसको फिर वर्किंग में लाए। ठीक है, हाँ ऐसे ही होता है देखो। ज़ाहिर सी बात है, अगर पेरेंट की कोई चीज़ चेंज हुई है तो वो अपने सारे चिल्ड्रंस पे इफेक्ट करेगी, ऐसे है ना। तो उसका यही प्रॉब्लम उसको आ रही है कि मेरा ना मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, और मैंने क्या किया था, एक एप्लीकेशन का नाम सीक्रेट की जनरेट की अपने पास, ठीक है, गूगल की।
और जो क्लाइंट था उसने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो सीक्रेट की भी डिस्ट्रॉय हो गई और मेल नहीं जा रही थी। ये इशू था उसको। तो ये होता ही होता है आपके पास। अच्छा, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, ये देखो। अब कुछ ना प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ये हमारे पास पड़े हुए हैं पब्लिकली। पब्लिक देख रहे हो ना, ये पब्लिक आ रहे हैं आपके पास। गिटहब हमारे पास, ये देखो, ये कुछ प्राइवेट में भी पड़े हुए हैं, प्राइवेट, पब्लिक। ठीक है, ये देखो, ये प्राइवेट पे पड़े हैं, ये पब्लिक हैं। अब मेरी कोशिश होती है मैं अपने सारे प्रोजेक्ट को ना प्राइवेट रखूं। उसकी रीज़न क्या है कि ज़ाहिर सी बात है, अब मैं अपना काम तो कोई करता नहीं, ऐसे ही है ना। हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट है वो क्लाइंट का ही होगा। तो उसको प्राइवेट करने का मतलब पता है क्या होता है, कि कोई भी आपका ब्राउज़र, जैसे कि AWS है, जैसे ट्विलियो है, जैसे कि आपके पास इलास्टिक ईमेल है, कोई भी ईमेल ट्रिगर है, SMTP है, कुछ भी है, तो वो आपकी ना आके रेपोजिटरी को रीड ना कर पाए। ठीक है ना, उसको डी कोड के अंदर सारी चीज़ें मिलें। अगर वो आपकी रेपोजिटरी को एक्सेस करना चाह रहा है, अगर पब्लिक पड़ी होगी, ज़ाहिर सी बात है वो कोई भी एक्सेस कर लेगा। ठीक है, और अगर वो प्राइवेट पड़ी होगी तो उसको मिलेगी नहीं उधर। ठीक है, इस जिसकी वजह से अगर हमारे पास हमारी ENV की फाइल पुश भी है ना गिटअप पे, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास गिटअप की, जब हम गिटअप पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसके अंदर ना इसके सीक्रेट वेरिएबल्स होते हैं गिटअप के, जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि कंपनी के अंदर 50 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब आप क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स कभी भी वो एम्प्लॉयज़ को नहीं दोगे, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें वो जो है वो उसको दी जाती हैं डेवलपर को। ठीक है, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि डेवलपर कुछ ऐसा यूज़ कर बैठता है कि जिससे क्लाइंट को हज़ारों डॉलर का फ़ाइन भरना पड़ जाता है, या फिर हज़ारों हज़ारों डॉलर की उसकी सर्विस यूज़ हो जाती है। अब रिसेंटली एक क्या हुआ था, एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था थेरेपी मैच। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या हुआ, क्लाइंट को $28,000 का जो है ना वो AWS का बिल आ गया। अब हुआ क्या कि जो है डेवलपर था वो AWS अकाउंट पे जाके न्यू न्यू सर्विसेज देख रहा था, चीज़ें बना रहा था, उसे पता नहीं था कि ये किस तरीके से करनी है। वो डायरेक्टली जाके चीज़ें बनाई जा रहा था। इतनी ज़्यादा सर्विसेज हो गई थी, वो ना तकरीबन हर 1-2 मिनट के अंदर $100 पड़ रहा था, हर 1-2 मिनट में। इतनी ज़्यादा उसने सर्विसेज यूज़ कर ली थी उसकी। ठीक है ना? तो ये मेरे ख़्याल से ना ये बेवकूफ़ी होती है, अगर कोई भी बंदा अपने डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स के कोई भी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आपके हैंडओवर कर दे, या कोई भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कंपनी के अपने क्रेडेंशियल्स होने चाहिए जिसके ऊपर टेस्टिंग हो, 100% टेस्टिंग हो। उसके बाद गिटहब के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, वहाँ पे बंदा सेट कर दे जो कि ओन कर रहा है प्रोजेक्ट को, लीड कर रहा है, वो बस उसको सेट कर दे, ताकि क्लाइंट के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी उसका अकाउंट ज़्यादा यूज़ ही ना हो। समझ आई ना? तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें जब हम गिटहब पढ़ेंगे ना, तो ये इसको अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे। तो अभी थे हम JWT पे। तो JWT ऑथ क्या करता है हमारे पास, डॉट ENV, सॉरी, डॉट ENV फाइल के अंदर हम अपने अपने सीक्रेट वेरिएबल्स रखते हैं, जो कि एक कंपनी के होते हैं असल में, या वह जहाँ पे कंपनी के क्रेडेंशियल रखने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास ना क्लाइंट्स के क्रेडेंशियल्स पड़े होते हैं। मैं अगर आपको किसी प्रोजेक्ट का दिखाऊं, तो उसके अंदर पड़े होंगे कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कि हम्म, अब ये देखो, अब ये सारे के सारे क्रेडेंशियल्स जो हैं ये सारे टेस्ट हैं। ये सारे मेरे अपने पड़े हुए हैं, या फिर किसी एक टेस्ट अकाउंट के मैंने बना के रखे हुए हैं। अगर कोई फ़र्ज़ करो कल को कोई ट्रेस भी कर लेता है, कोई हैकर है वो यहाँ तक पहुँच भी जाता है, तो उसको सिर्फ़ क्या मिलेगा, एक टेस्ट अकाउंट जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अगर इधर क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स पड़े होते हैं, या फिर इधर क्लाइंट की कोई ऐसी चीज़ पड़ी होती है जिसकी बेस पे कोई भी हैकर या कोई भी बंदा उसको उसका अकाउंट यूज़ करके अपने दूसरे जो है अकाउंट्स पे लगाया होता है, ले लेना है। ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे कि एक एक क्लाइंट है मेरे पास, उस आया, उसने कहा कि भाईजान मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है। अब क्लाइंट बेचारे को क्या पता कि मेरा ये कीज़ कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अब होता है कि कंपनीज़ मल्टीपल अकाउंट्स पे ना मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर यूज़ कर रही होती हैं। रन टाइम पे होता क्या है, डेवलपर कहता है कि सर मुझे ना AWS अकाउंट्स की ना सीक्रेट्स चाहिए। तो जो उसका टीम लीड होता है वो क्या कहता है, वो कहता है अच्छा आपके पास नहीं है, चलो आप ऐसा करो अपना बना लो। वो कहता है कि मेरे ना अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने भी नहीं बनाया हुआ। तो कहता है चलो ठीक है, अपना ये प्रोजेक्ट है ना ये यूज़ कर लो। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो जिससे क्या होता है, दूसरे क्लाइंट को फ़िज़ूल में 40-40, 50-50 हज़ार येन, डॉलर्स पड़ रहे होते हैं उसको।
फजूल में, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ को सीक्रेटली हम अपने पास रखने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को। हर डेवलपर अपने सीक्रेट्स वगैरह रखे उसके अंदर। ठीक है, ये गिटहब पे पुश नहीं करते होते, खासकर पब्लिकली फाइल में। अभी मैं पब्लिक फाइल को जो प्राइवेट है ना मेरी रेपोजिटरी, एक इसको मैं अगर वो कर देता हूँ ना पब्लिक, तो फ़ौरन क्या करेगा, डेटाबेस भी मुझे उड़ा देगा, मुझे स्ट्राइप भी उड़ा देगा, पेमेंट मेथड है स्ट्राइप का। मुझे जो है वो उसके बाद और कौन सी लगी है, JWT, मुझे ये भी उड़ा देगा। 3 अकाउंट मुझे उड़ा देंगे, क्योंकि उनका ज़ाहिर सी बात है, ये कीज़ के थ्रू आप उनका जो सिस्टम है उसमें इन हो सकते हो। ठीक है ना, आपको उन्होंने पूरे अकाउंट की एक वो जो है वो डिकोड करके आपको दिया है उन्होंने। ठीक है ना, तो इस वजह से हम प्राइवेटली अपनी रेपोजिटरीज को रखते होते हैं। डन है। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, bcrypt, JWT हमारे पास टोकन, और उसके बाद .env फाइल। ठीक है, अब इसको पूरा का पूरा उन्होंने यूज़ करने का तरीका भी बताया कि आप इसको यूज़ किस तरीके से कर सकते हो, सारी चीज़ें। मैंने क्या यूज़ किया, सर्च किया था हाउ टू यूज़ JWT इन एक्सप्रेस यूजिंग MongoDB। ठीक है, तो अब मैंने क्या इंस्टॉल करना है, ये 3 चीज़ें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बैकएंड के प्रोजेक्ट के अंदर। ये कल हमने जो ऑथेंटिकेशन की थी ना, वो तो बिल्कुल बेसिक लेवल की थी ना, उसमें कोई टोकन जनरेट हो रहा है, कुछ भी नहीं जनरेट हो रहा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट है। अभी हम देखते हैं हमारे पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि इंस्टॉल होने वाली है। हमारे पास ना तो JWT है, ना तो हमारे पास bcrypt है, ना हमारे पास env फाइल है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर करूँगा npm install, और आगे वो 3 चीज़ें, जैसे कि bcrypt, json.jwt json, और हमारे पास क्या है .env फाइल। तो ये तीनों मेरे पास इंस्टॉल हो गए। मैं अपने कोड में देखता हूँ, तो देखो मेरे पास जेसन वेब टोकन भी आ गया, bcrypt भी आ गया, .env भी आ गया। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है, वो कह रहा है वो जो एक्सप्रेस है वो आपकी वेबसाइट को करने के लिए MongoDB आपकी डेटाबेस है, bcrypt सिक्योरली हैशिंग योर पासवर्ड, JWT का क्रिएटिंग वेरीफाई JWT ऑथ। ठीक है, उसके बाद .env क्या करें, मैनेजिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये प्रोटेक्ट राउट्स, अब इसने मिडल वेयर कहाँ पे बनाई है, शायद तो कोई मिडल वेयर ही नहीं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने ना इसे ना इंस्टॉल कर लिया अपने पास। देखो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ जैसे कि मुझे खुद नहीं कुछ पता। अगर फ़र्ज़ करो मुझे तो पता है कि मैंने env फाइल कैसे बनानी है, मुझे पता है मैंने जो JWT ऑथ है या JWT टोकन है वो किस तरीके से लगाना है। ठीक है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बता दूंगा। एक काम को करने के ना 1000 तरीके होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जो मैं बताऊंगा ज़ाहिर सी बात है आपको याद तो रहना नहीं है, ऐसे ही है ना। आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि मैंने एक चीज़ को फाइंड किस तरीके से करना है। कल को कोई नई चीज़ भी आ सकती है, JWT की तरह आप जो है वो उसका टाइप और भी यूज़ करना चाहोगे। जब आप MongoDB जो है हमारे पास अभी MongoDB यूज़ कर रहे हैं, कल को जब आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल की यूज़ करना चाहोगे तो फिर क्या करोगे। ठीक है, उसका तरीका तो चेंज होगा, वो नहीं आपको करना आएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक ग्लोबल तरीका सीखो, जिसका तरीकाकार क्या है कि आप लोग सर्च किया करो हर चीज़ को। कोई भी काम कर रहे हो उसको सर्च किया करो, ऐसे कि मैंने इसको किस तरीके से करना है। जीपीटी पे जाओ, ऐसे ना करो उसके को मतलब उसको ये ना कहो कि मुझे सारा का सारा बना के दे दो।
उससे पूछो कि इसको कैसे करना है, वो आपको बिल्कुल स्टेप बताएगा, आप स्टेप फॉलो करने हैं, आपने उन्हें से कर लेना है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको स्टेप्स पता चलेंगे, जब नेक्स्ट टाइम आप करने बैठोगे ना तो आपको उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप उसको खुद ही कर लोगे, ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, जैसे एक एक स्टेप को सर्च करेंगे, उसको ढूंढेंगे कि ये कैसे करते हैं, एक जो है वो कंसेप्चुअल कोड हमें मिलेगा, उसको देखेंगे, उसको देख के हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आप लोग लेट बहुत आते हो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं कोई भी एक चीज़ करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने डॉट env को सेट करूँगा, ठीक है। तो मैं जहाँ पे मैंने इसको सर्च कर रहा था, मैं इसको करूँगा हाउ टू सेट डॉट env फाइल इन माई प्रोजेक्ट। कह रहा है इंस्टॉल करो पहले, ये हमने इंस्टॉल कर लिया है, और वो कह रहा है कि इन दी रूट डायरेक्टरी, ठीक है। हमारे पास रूट डायरेक्टरी क्या है कि हमने किसी का भी इसको चाइल्ड नहीं रखना, रूट डायरेक्टरी क्या है, हमारे पास बैकएंड, ये हमारे पास रूट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको ग्लोबली हमने क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, किसके नाम से, डॉट env के नाम से, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ, मैं इधर आके क्या करता हूँ, डॉट env, ठीक है। और देखो सेटिंग्स का आ गया हमारे पास, मैं इसको करूँगा तो हमारे पास क्या हो गया, एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, डॉट env की फ़ाइल। अब उसके अंदर अपने मोंगोडीबी के क्रेडेंशियल्स रख दो, कुछ भी आपने रखना है वो रख दो, मैं इसमें क्या करूँगा, सारी चीज़ें रख दूँगा अपने पास। अभी हमारे पास है क्या क्या, वैसे सिर्फ अभी यूआरएल ही है ना मोंगोडीबी का, और पोर्ट है, दो चीज़ें ही है ना, ऐसे ही है ना, दो चीज़ें ही हमारे पास बस, ये हमारे पास पोर्ट है, ठीक है। तो हमने सिर्फ दो ही चीज़ें रखनी है, जैसे कि डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का पासवर्ड नहीं चाहिए, एपीआई की भी नहीं चाहिए, और हमने बस दो ही चीज़ें चाहिए, यूआरएल, ठीक है। और मैं अपने ऐप डॉट जेएस में आता हूँ, और इधर आके मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मेरा बन गया मोंगोडीबी का यूआरएल। पोर्ट क्या है मेरे पास 3000, तो पोर्ट भी मैंने इधर ही रख दिया 3000 के नाम से। अब हम वापस ब्राउज़र पर चलते हैं, और देखो वो कह रहा है कि आपने अपने जो एप्लीकेशन है उसको बताना है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डॉट env की फ़ाइल, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं। मैं सिंपल आऊँगा और इसको यूज़ करवा रहे हैं ना, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं ऐप डॉट जेएस में जाके इसको ऐसे रख देता हूँ, बस ये देख लो मसला तो नहीं आ रहा कोई। npm स्टार्ट, तो देखो हमारे पास ना env की फ़ाइल जो है वो रन होना शुरू हो गई है, देख रहे हो ना, ये देखो, ठीक है, डन है। ये कौन है, ओके। तो अब देखो, अब इसको ना कोई भी इसका इन्वायरमेंट है ना, उसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं हम, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगोडीबी यूआरएल, प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की, जो भी आप लोगों ने रखी होगी इधर। लेकिन ये आपका क्या पड़ा हुआ है, बिल्कुल साइड पे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल पड़ा हुआ है। अब जब आप कल को गेट पे जाओगे, गेट पे पुश करोगे ना, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल पुश नहीं होगा, आपके जो सीक्रेट्स है ना वो आपकी लोकल मशीन में ही पड़े रहेंगे, वो किसी दूसरे बंदे के पास नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो मेरे पास ये कनेक्ट है, इसका मतलब मेरे पास कोई भी इशू नहीं आया। मैं ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ, और इधर जाके मैं इस तरीके से प्रोसेस डॉट env से क्या करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ। तो मैं इधर आता हूँ, लिखता हूँ जी प्रोसेस डॉट env डॉट, आगे हमारे पास क्या है, env के अंदर डेटाबेस, स्पेलिंग बस सही हो हमारे, ठीक है। अब चेक करते हैं अपने पास, तो देखो डेटाबेस हमारे पास कनेक्ट हो रही है,
इसका मतलब है कि बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर हम कोई भी इसका प्रोसेस का एस रिमूव कर देता हूँ मैं, तो देखो फ़ौरन हमारे पास एरर आ गया। इसका मतलब है कि हमारी ENV का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो लिसन करना शुरू कर दिया उसने, ये रहा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं अपने पोर्ट में जाऊँगा, तो पोर्ट में भी मुझे इसको चाहिए, तो मैं इधर अपनी पोर्ट के अंदर process.env और आगे लिख दूंगा मैं पोर्ट, ये रही, और इधर मैं और लगा दूंगा। अगर ये नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ कि हमारी पोर्ट कौन सी चल रही है। इसको मैं 4000 कर देता हूँ, ठीक है। और इधर आके ये पोर्ट में ना कंसोल करवाता हूँ। तो देखो हमारे पास पोर्ट कौन सी चल रही है, 4000, कौन से वाली, जो कि ENV के अंदर पड़ी हुई है 4000। अगर मैं 5000 करूँगा 5000 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। अगर मैंने कोई भी JWT या कोई भी मैंने सीक्रेट की रखवानी है तो मैं किस में रखूँगा अब, ENV फाइल में, .env फाइल के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं 3000 ही कर देता हूँ क्योंकि हमारे फ्रंट एंड जो है वो 3000 पे सेट किए हुए हैं। गुड है। और ENV वेरिएबल्स को ना अपडेट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट को एक दफ़ा बंद करके दोबारा रन करना पड़ता है, क्योंकि ये रूट फाइल है, ठीक है ना। ये आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये app.js की फाइल नहीं है, ये उसका एक सिबलिंग है, app.js का सिबलिंग है, साथ ही पड़ी हुई है ना उसके। ओके, तो हमारे पास ये पोर्ट पे सही चल रही है, सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही हैं। एक हमारा काम कंप्लीट हो गया, कौन सा, .env का। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास, bcrypt का या फिर JWT टोकन का। कोई भी आप लोग जो है इनमें से पहला काम स्टार्ट कर सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ हाउ टू हाउ टू सेट JWT इन माय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इंस्टॉल करो, हमने ये इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी। अब उसके बाद वो कह रहा है कि अपनी ENV फाइल में जाओ और JWT के जो अपना जो सिक्योर सिस्टम है या सिक्योर की है वो लगाओ। इसको कॉपी करता हूँ, इधर आता हूँ और मेरे पास जो की है ना, इसको मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जनरेट दी टोकन लॉगिन। अब ये क्या कर रहा है, टोकन को जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखो इसके लिए वो यूज़ क्या कर रहा है, हमारे पास यूज़र है, यूज़र की एक आईडी है 123 और उसका यूज़र नेम है जेसन, जेसन ही है ना, जॉन, ठीक है। अब देखो JW टोकन क्या कर रहा है, JW डॉट साइन, आगे यूज़र आईडी और यूज़र नेम, इसकी बेस पे वो क्या कर रहा है, अपने पास एक टोकन जनरेट कर रहा है। ये देखो ये टोकन जनरेट कर रहा है, कितने आवर्स के लिए, एक्सपायरेशन टाइम है उसका 1 आवर, ठीक है। हमारे पास देखो एक वेबसाइट का जैसे कि जैस कैश है, आप लोग लगाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, 10-15 मिनट बाद या 5 मिनट बाद वो जो है टोकन एक्सपायर कर देता है। तो इसका मतलब है उसकी टोकन की लाइफ कितनी है, 5 मिनट। तो इधर कितनी सेट हो रही है, 1 आवर। लेकिन नॉर्मल वेबसाइट्स के अंदर पता है कितना होता है, 7 दिन का होता है, 7 डेज, ठीक है। तो देखो अब आपको ना तरीका पता चल गया ना कि किस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फर्ज करो आपको कुछ भी नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, तो उस केस के अंदर ये सबसे बेस्ट अप्रोच है काम करने की, सबसे बेस्ट अप्रोच। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलो और उसको जो है सर्च कर करके देखो, एक दफ़ा सर्च करोगे गलत सर्च होगी, नेक्स्ट सर्च करोगे फिर आप, लेकिन एक चीज़ है, आपको पढ़ना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ है ना,
आपको उसको मिनिमम थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए कि वाकई ये सही चीज़ मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने अपनी कमांड पकड़ी, जीपीटी को दी, उसने अगर कोड दे दिया तो लगा दिया, नहीं तो उसके कहा भजन मुझे कोड भी दो। ऐसे ही करते हो ना आप लोग या नहीं? नहीं करते ऐसे? फिर फिर कैसे करते हो आप लोग, पढ़ते हो या नहीं? देखो जब तक आप प्रॉब्लम पढ़ोगे नहीं ना, वो उसने डिटेल में आपको बताया होता है कि मैं आपको क्या करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। मिनिमम उसे पढ़ लिया करो तो आपका जो है ना वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाया करेगा कि हाँ वाकई यार ये इस तरीके से हमें ना करके दे रहा है। ओके, तो हम अपनी ना लॉगिन की जो है उसमें चलते हैं। किधर है मेरे पास कंट्रोलर, ये है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। अभी हम क्या कर रहे थे, सिंपल जो है वो वैसे ही स्टूडेंट को सक्सेसफुली कॉल करवा रहे थे। अभी हमने क्या करना है, स्टूडेंट का एक टोकन जनरेट करवा के स्टूडेंट के साथ टोकन भी भेज देना है, ठीक है ना। लेकिन आप मेरे ख्याल से ना साइन अप का जो सिस्टम है वो पहले होना चाहिए, जिसके अंदर पासवर्ड हैश हो रहा है, ऐसे ही है ना। जो साइन अप है उसके अंदर पासवर्ड हैश होकर डीबी में स्टोर होना चाहिए मेरे नज़दीक, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि बी क्रिप्ट का काम हमें पहले करना चाहिए, क्योंकि साइन अप का फ्लो जो है वो पहले है, ऐसे ही है ना। तो मेरे पास ये क्रिएट की है ना, तो मैं इधर आता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ हाउ टू यूज़ बी क्रिप्ट इन माई प्रोजेक्ट। बी क्रिप्ट को हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, इंपोर्ट किया। और देखो हमारे पास, अब देखो एक एक चीज़ आप लोग पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी ये साल्ट क्या होता है, हैश पासवर्ड क्या होता है। हर चीज़ उसने आपको डिटेल में बताई है। जनरेट अ साल्ट रैंडम डाटा यूज टू द मेक टू द हैश यूनिक। मतलब कि साल्ट क्या करता है, 10 इज़ अ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ द साल्ट राउंड्स। ये क्या करता है, आपके जो जो भी आपने पासवर्ड दिया हुआ ना, फर्स्ट को पासवर्ड है टेस्ट एट द रेट 123, ठीक है। ये क्या करेगा, 10 दफ़ा उसको क्या करेगा, रैंडम नंबर्स के साथ हैश करेगा, ठीक है ना। हैश मीन्स के आपके जो पासवर्ड को ना 10 दफ़ा क्या करेगा, राउंड करेगा, ठीक है, लेयर्स ऐड करेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि आप लोग ना कोई पासवर्ड ऐड करते हो जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जब आप साल्ट लगाते हो ना तो वो बड़ी कम लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर उसके अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती है, कौन सी, नंबर्स की। अगर आप कोई अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हो ना पासवर्ड, तो उसके अंदर एक ही लेयर होगी, कौन सी, अल्फ़ाबेट की। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करते हो जैसे कि टेस्ट एट द रेट 1 2 3, टेस्ट का टी कैपिटल, अब टी का कैपिटल भी आ रहा है, स्मॉल चीज़ें भी आ रही हैं, स्पेशल करेक्टर भी आ रहा है, कितने हो गए, कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल करेक्टर्स और नंबर्स, 4 लेयर्स आपकी ऐड हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या, आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। कल को आपको कोई हैकर है, वो आपका कोई पासवर्ड जो है वो हैक करना चाह रहा है या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ करना चाह रहा है ना, तो उसको वो चारों लेयर्स के साथ गुजरना पड़ेगा। पहले हैश, फिर कभी भी ऐसा नहीं होता कि हैकर जो है वो एग्जैक्टली जो है वो आपका जो पासवर्ड है उसको मैच कर ले। उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाए होते हैं, नंबर मैच कर करके देख रहे होते हैं कि ये वाला जो है वो नंबर लिखा लिंक हुआ या नहीं, ये वाला लिंक हुआ या नहीं, ये वाला लिंक हुआ या नहीं, देख रहे हो ना। क्योंकि एक पासवर्ड होता है, अगर आप पासवर्ड डॉट इंक्लूड करोगे ना और आगे आप नंबर या करेक्टर जो कुछ भी करोगे ना, वो बता देगा कि भाईजान इसमें नंबर हैं या करेक्टर हैं या नहीं है। इससे पता चल जाता है कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है ना। ओके, तो हमने क्या करना है, bcrypt डॉट जनरेट साल्ट, 10 दफ़ा उसका साल्ट जनरेट करना है, ये हमारे पास साल्ट जनरेट हो जाएगा। और प्लेन पासवर्ड देना है और आगे साल्ट दे देना है। ये क्या करेगा, हैश पासवर्ड हमें दे देगा, और यही हैश पासवर्ड को हमें करना है डाटाबेस में स्टोर करवा देना। 2 स्टेप हैं सिर्फ, साल्ट बनाना है और साल्ट को हैश पासवर्ड के साथ लिंक कर देना है, ठीक है। हमने जो है उसको यूज़ किया हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ जहाँ पे मेरे पास साइन अप की ये रहा, सॉरी, डन है। तो ये मेरे पास bcrypt आ गया, साल्ट इससे पहले होगा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैश पासवर्ड। अब ये हमारे पास प्लेन पासवर्ड किधर से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड से, ऐसे ही है ना, रिक्वेस्ट डॉट, या इधर निकाल ही लो,
कॉन्स्ट पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। तो आपके पास ये पासवर्ड आ गया, प्लेन पासवर्ड। अब ये क्या करेगा, तो जो हमारे पास सॉर्ट जनरेट हुआ हुआ ना रैंडम नंबर्स के साथ, ठीक है, ये क्या करेगा, पासवर्ड के साथ पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर देगा 10 दफ़ा राउंड। ये मेरे पास हैश पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल, हमारे पास आ गई, एक सेकेंड, इधर मैं क्या करता हूँ, डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये आपके पास डाटा है ना जो फ्रंट एंड साइड से आ रहा है, ठीक है। ये डाटा को क्या करेंगे, डाटा डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू हैश पासवर्ड, और ये डाटा किसको दे देंगे, क्रिएट करते हुए। क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास पासवर्ड जो है वो अपडेट हो गया, जो हमने हैश में रखा हुआ था। अब हमने इसको करके देखते हैं फ्रंट एंड साइड के साथ। सर यहाँ पे 10 लेयर्स दिए हैं, क्या जरूरी है कि सिर्फ 10 ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते? दे सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, लेकिन 10 जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, नॉर्मल यूज़ होता है एक, ठीक है। अब हमारे पास इशू क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि भाईजान फाइंड कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल pcrypt। मैं इसको ना दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, npm install .json हो गया, npm स्टार्ट। डेटाबेस कनेक्ट, मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया। कर्सर क्या करना है, npm run dev। लॉग आउट करते हैं और दोबारा से साइन अप करते हैं, ठीक है। साइन अप करते हुए क्या करते हैं, यूज़र का नेम रखते हैं अली, क्लास है इसकी 9, उसके बाद सेक्शन है इसका ए, TOP, फ़ोन नंबर है इसका दिस वन, उसका नाम ali@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड हम रख रहे हैं test@123। डन है। API चेक करते हैं कि कॉल हो रही है या नहीं। हमारे पास स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, देखो पासवर्ड किस में मिल रहा है आपको, हैश में, ठीक है। अब हमने फ्रंट एंड साइड पे पासवर्ड नहीं भेजना, ठीक है ना। तो अगर मैं डेटाबेस में अपनी चेक करता हूँ, तो डेटाबेस में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो पासवर्ड है वो हैश में ही पड़ा होगा। तो अब हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी यूज़र आ रहा है उसका जो पासवर्ड है वो हमें नहीं पता, वो डेटाबेस के अंदर हैश होकर जा रहा है। जब हमने लॉगिन करना है ना, तो यही bcrypt यूज़ करना है, और इसके साथ कंपेयर का उसका जो है वो यूज़ करना है, bcrypt डॉट कंपेयर, ठीक है। तो हम हैश पासवर्ड देंगे और प्लेन पासवर्ड देंगे, वो दोनों को कंपेयर करेगा, देखेगा दोनों मैच कर रहे हैं, और इसको अपने जो रिटर्न कर देगा हमें 107108 ये स्टूडेंट्स। तो ये देखो पासवर्ड किस में पड़ा हुआ है, हैश में, ठीक है ना। ओके, डन है। यहाँ तक हमारा काम सारा हो गया, साइन अप तक का सारा काम हो गया। एक काम रहता है न्यू स्टूडेंट में ना, अभी हम ना वो दे रहे हैं, जो इसका पासवर्ड है ना फ्रंट एंड साइड पे नहीं भेजना चाहिए, ये देखो आ रहा है ना, फ्रंट एंड साइड पे पासवर्ड नहीं भेजना चाहिए। तो मैं इधर क्या करूँगा, न्यू स्टूडेंट डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू अनडिफाइंड, अब नहीं आएगा। ना हम सेव करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे, बस सही है। ओके, अब चलते हैं लॉगिन की तरफ। तो ये है लॉगिन की फाइल, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, bcrypt को यूज़ करते हुए अपने पास हैश पासवर्ड जनरेट करवा लिया। अब हमने क्या करना है, उसको लॉगिन पे कंपेयर भी करवाना है, तो वो भी इन्होंने स्टेप दिया ही होगा।
देखो कंपेयरिंग द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का, ये bcrypt को हमने क्या किया, इंस्टॉल किया और हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, हमारा स्ट्रॉन्ग हैश पासवर्ड। अब मैच करवाना है bcrypt डॉट कंपेयर प्रोवाइडेड पासवर्ड और जो हैश हुआ पासवर्ड, वो दोनों, ठीक है, डन है। तो हम इधर आते हैं, ये हमारे पास लॉगिन है, इसका मतलब हमारे पास पासवर्ड भी आ रहा है, ईमेल भी आ रही है और फाइंड जो पुराना स्टूडेंट है वो भी आ रहा है, मतलब जिसके अंदर हैश पासवर्ड पड़ा हुआ है वो भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इधर काम करना है, बल्कि इधर नहीं इधर, क्योंकि अगर तो स्टूडेंट ही फाइंड नहीं होगा तो वो 400 का एरर देगा उसको। ओके, तो हम इस तरीके से एक वेरिएबल बनाएंगे, स्टोर हैश पासवर्ड, बल्कि ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली दे देंगे, ठीक है। और ये बस एक लाइन जो है वो मैच करनी है हमने, ये वाली, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास प्रोवाइडेड पासवर्ड क्या है, सिंपल प्लेन पासवर्ड, और जो है हमारे पास हैश पासवर्ड क्या है, स्टूडेंट डॉट पासवर्ड, ठीक है। हमने कंपेयर करवा लिया, मैच अगर है तो पासवर्ड मैच ऑथेंटिकेट, इधर हमने क्या करना है अभी, वही टोकन जनरेट करवा देना है। अगर तुम्हारे पास पासवर्ड मैच होता है तो टोकन जनरेट करवा देना है और उसको अपने पास स्टोर करवा लेना है, ठीक है ना। वो कैसे होगा, वो हमने ऊपर जो है ऑलरेडी करके देखा हुआ है, ये देखो इस तरीके से, ये रहा JWT.sign, और उसके अंदर हमने क्या करना है, अपने पेलोड के अंदर अपनी आईडी दे दो या पासवर्ड दे दो, किसकी बेस पे भी आप टोकन जनरेट करवा सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कल को मैच किसकी बेस पे करवाना है, ठीक है। जैसे कि मैं तो अभी सिंपल क्या करूँगा, यूज़र आईडी की बेस पे ही टोकन जनरेट करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जो यूज़र आईडी है ना ये चेंज नहीं होगी। ईमेल भी की बेस पे भी करवा सकते हो, ईमेल आपका चेंज नहीं होता। ओके, तो ये क्या हुआ, मेरे पास मैच अगर अगर तो मैच आ गया, मतलब मैच क्या है कि अगर तो पासवर्ड लॉगिन हो गया तो हम क्या करेंगे, टोकन जनरेट करवा देंगे। अब मेरा इधर टोकन का काम आएगा, तो मैं इधर आता हूँ, कॉपी करता हूँ टोकन को, यूज़र आईडी, इसकी ही यूज़र आईडी दे देंगे अंडरस्कोर आईडी, और यूज़र ईमेल दे देंगे हम, ईमेल के अंदर दे देंगे ईमेल, ठीक है। और हमने क्या किया, प्रोसेस डॉट JWT ओथ लगाया हुआ ना इधर, ये रहा सीक्रेट हमारा, जिसकी बेस पे हमारा, अब मैं 1 घंटे की ही रखता हूँ और हमारे पास टोकन जनरेट हो गया। अब जो ये इधर काम कर रहे हैं ना, ये वाला, ये डाटा भेज रहे हैं सक्सेस होने पे, ठीक है, वो हम क्या काम करेंगे, इधर काम कर देंगे, ठीक है, ये लो जी, डन है, क्योंकि पासवर्ड मैचिंग वाला काम तो इधर ही हो रहा है कंपेयरिंग पे, डन है। अब चेक करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अली, और इसका पासवर्ड क्या था, test@123, बैकएंड में पब्लिक ठीक चल रहा है, सबमिट, एरर आ गया, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। अब एरर कह रहा है, वो कह रहा है JWT.sign, मतलब कि हमने JWT जो है ना वो इंपोर्ट ही नहीं किया हुआ, तो हम JWT को इंपोर्ट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट दोबारा रन हो गया। अब चेक करते हैं, देखो स्टूडेंट लॉगिन सक्सेसफुली, और हमें क्या मिलेगा, रिटर्न के अंदर एक टोकन मिलेगा, टोकन तो हमने रखवाया ही नहीं, ये देखो ये टोकन है, ये भी हमने भेजना है। अब टोकन के अंदर टोकन, दोबारा लॉग आउट करते हैं, अली test@123, और मैं सबमिट करता हूँ।
जस्ट अ सेकेंड। ये पता है क्या हो रहा है, ये ना हमारे पास रीलोड हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो नेटवर्क वगैरह जो ईच एंड एवरीथिंग है वो रिमूव हो जाते हैं चीज़ें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं पर लॉगिन है और मैं इसको ये रीलोड होने से बचा रहा हूँ। अब चेक करते हैं। ali@gmail.com test@123। ये देखो हमारे पास क्या आ गया, एक टोकन। ठीक है ना। अब ये टोकन को क्या करेंगे, जहाँ पे मैं एप्लीकेशन के अंदर ये देखो स्टूडेंट टोकन आ रहा था ना, आईडी आ रही थी, मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया और उसकी बेस पे साइन कर देगा, समझ आई ना। तो मेरा बैक एंड फ्रंट एंड किधर है, ये रहा। इसके लोकल स्टोरेज के अंदर हम क्या करवा रहे थे, आईडी, डाटा डॉट आईडी। अब मैं लोकल स्टोरेज में क्या स्टोर कराऊंगा, डाटा नहीं सिर्फ डायरेक्टली टोकन, जेसन डॉट टोकन, जेसन डॉट टोकन। और मैं इसको अब चेक करते हैं दोबारा से, एप्लीकेशन में आते हैं तो देखो इधर हमारे पास टोकन आ गया, देख रहे हो। ये टोकन की बेस पे अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो लॉग इन लॉग आउट करेगा, ठीक है। और यही टोकन की बेस पे मिडल वेयर्स बनेंगी, जिसकी बेस पे ये टोकन वो चेक करेगा इसका टोकन आ रहा है, मैच होता है उस यूज़र के साथ। अगर तो होता है तो क्या करो, इसको एपीआई कॉल करने दो, अदरवाइज इसको वहीं पे रोक लो कि भाईजान आप तो ऑथेंटिकेट ही नहीं हो, या आप तो एडमिन हो, आप यूज़र की एपीआई क्यों कॉल कर रहे हो, आप यूज़र हो, आप एडमिन की एपीआई क्यों कॉल कर रहे हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से अक्सर ऐसा होता है कि एक ही साइनअप होता है, एक ही लॉगिन होता है। होता क्या है कि ईमेल जो होता है यूज़र वाला बंदा होता है, वो क्या कर रहा होता है, एडमिन के क्रेडेंशियल्स डाल के अपने वो चेक कर रहा होता है। तो वो उसको आगे से एरर मिलता है, यू आर नॉट एडमिन, इस तरीके से कोई उसको एरर मिल जाता है। ठीक है ना। गुड है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो सारा सिक्योरिटी के साथ हमारे पास हमारी जो JWT है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया था बताओ ज़रा, जे डॉट ENV। उसके बाद हमने क्या JWT ओथ के थ्रू हमने बीक्रिप्ट के क्या साथ क्या किया, पासवर्ड को हैश किया। फिर थर्ड पे उसको जो है वो कंपेयर किया। फोर्थ पे बीक्रिप्ट के साथ क्या किया हमने, सॉरी JWT के साथ क्या किया, टोकन जनरेट किया और फ्रंट एंड साइड पे भेज दिया। अब आपका आपकी मर्जी है, आप जो सेशंस हैं वो इसकी बेस पे रखवाना चाहते हो, कोई भी अगर आपका काम है वो आप इसकी बेस पे रखवाना चाहते हो, टोकन की बेस पे सेशंस होते हैं ना। तो सेशन के अंदर यूज़र आईडी आ जाएगी, टोकन आ जाएगा और सेशन क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है। देखो अब आप लोग भी इसी तरीके से सर्च करोगे तो आप किसी तरीके ना कर पाओगे, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा ना कि मुझे ऐसे JWT होता है, ये क्या करता है, ये जो आपके पास ना पासवर्ड को कन्वर्ट करता है या टोकन जनरेट करके देता है आपको। फिर इसके बाद बीक्रिप्ट होता है, ये क्या करता है आपके पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करता है, फिर कंपेयर करवाता है। ठीक है। ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, कल को कोई नई चीज़ भी तो आ सकती है ना। पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ करोगे, एसक्यूएल यूज़ करोगे, उसमें कोई नई चीज़ आती है या कोई ऐसी चीज़ जिसको अभी मुझे भी नहीं पता, तो वो क्या करोगे। ठीक है ना, अपने एंड से ऐसे ही सर्च करोगे। ठीक है, कि हाउ टू यूज़ लेटेस्ट थिंग इन express.js। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करोगे, आपको वो बता देगा कि इस टाइम जो लेटेस्ट है ना वो ये चल रही है चीज़। समझ आई। ठीक है। गुड है। अब हमारे पास जो है ना ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट हो गई है, और हमारे पास जो है वो CRUD बेस भी सारी, देखो ऑथेंटिकेशन क्या था, CRUD ही था ना, साइनअप होता है, साइनअप के बाद लॉगिन पे जाते हैं, चेक होता है और वो आगे आपको मूव ऑन करवा देता है। ठीक है। अब आप लोग ना इसकी प्रैक्टिस करना,
जो है ऑथेंटिकेशन जो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में लगाई हुई है उसको जो है वो JWT के साथ bcrypt के साथ .env के साथ आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके लानी है, ठीक है ना। ये ना इस टाइम स्टैंडर्ड्स हैं और ये इस टाइम वर्ल्ड क्लास अप्रोच है जो कि यूज़ हमने की है अभी, ठीक है। टॉप नॉच जिसको कहते हैं, हमने ENV क्रिएट की है, ENV के अंदर अपने इन्वायरमेंट्स रखे हैं, उसके बाद जो है हमने वो पासवर्ड हैश में कन्वर्ट किए हैं, फिर हमने क्या किया है, टोकन जनरेट करवाए हैं। अब उस टोकन को यूज़ करना है, अभी ये अगर हमारा नेक्स्ट स्टेप है। और मैं ये चाह रहा हूँ ये चीज़ें ना हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर करें जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। मैं कह रहा हूँ कि अपने प्रपोजल वगैरह शेयर करो, ठीक है ना। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग इम्प्लीमेंट करो ये सारी चीज़ें, ताकि आपके पास एक अपना प्रोजेक्ट बने, आपका पोर्टफोलियो बने, ताकि आप मार्केट के अंदर जब जाओ तो आपको पता हो कि आपने ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं। जब आपके एक एक दफ़ा आपके कोई भी प्रोजेक्ट आपके हाथ से गुजर गया ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको एज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट ना लेके चलना, अब इसको जो है ना आपका अपना जो है वो पोर्टफोलियो वेब प्रोजेक्ट लेके चलना अपना, ठीक है ना। तो अब आपके पास पूरा वीक है, आप लोगों ने ये ऑथेंटिकेशन करनी है और साथ ही प्रोजेक्ट का मुझे वो प्रपोजल जो है वो बना के लेके आने हैं। जो कमिंग सैटरडे है हमारे पास, कमिंग सैटरडे को क्या बोला, कमिंग सैटरडे है। अब उसके अंदर क्या करना है, हमने अपने वो प्रोजेक्ट ही जो प्रपोजल लाओगे वही सारे डिस्कस करने हैं। तो उस दिन कोई भी बच्चा ना, ऑनलाइन जो बच्चे आ सकते हैं क्लास के अंदर वो लाजमी हैं, ठीक है। माइंड मैपिंग होगी आप सबकी, ठीक है ना। आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सारे जितने भी प्रोजेक्ट होगा ना सबको मैं फीडबैक दूंगा कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देखो एक सादा सा प्रोजेक्ट भी बना के सारी गेम ख़त्म कर सकते हैं ना, प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, कोर्स ख़त्म हो सकता है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने एंड से सर्च करके लाओ प्रोजेक्ट को, अपने इर्द गिर्द देखो कोई प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करो। डॉक्टर पेशेंट से रिलेटेड बड़ी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपके पास फिटनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, एथलीट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, कोचेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। तो बहुत बेतहाशा चीज़ें हैं। कुछ देखो, ऐसा नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट कोई 50 पेजों का होगा फिर ही सही होगा। एक सिंगल पेज की एप्लीकेशन भी हो लेकिन आइडिया अच्छा हो, चाहे एक सेक्शन बैनर का बस एक काम हो जो स्क्रॉल भी ना होता हो, उतना ही हो लेकिन वो काम का हो, पैसे बना के दे। इसकी एग्जांपल दिखाऊं, बताऊं आपको। वीडियो डाउनलोडर है ना, जो टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब के, और जो है यूट्यूब वगैरह तो नहीं, इनके लिंक डालो और आप डाउनलोड कर लेते हो वीडियोस। एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, लिंक डालते हो, क्लिक करते हो और आपके पास वो क्या करता है, डेटाबेस में जाता है, चेक करता है मेरे पास लिंक पड़ा है, उसको डाउनलोड करवा देता है, बस। और तो कुछ भी नहीं है। वेबसाइट पे हम जब लिंक डालते हैं यूट्यूब का डाउनलोड करने के लिए, हम्म, जिस वेबसाइट पे हम लिंक डाल रहे हैं उस वेबसाइट के डाटाबेस में वो लिंक पड़ा होगा। सारी सी बात है। वो उनको फैच किया होता उन्होंने। क्या कह रहे हो आप, नहीं नहीं, देखो वो ना एपीआई यूज़ करते हैं, ठीक है। दो तीन तरीके होते हैं इसको यूज़ करने के, एक सेकेंड। दो तीन तरीके होते हैं, आप एक डायरेक्टली एपीआई लेके भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि यूट्यूब की एपीआई होगी। फर्ज करो यूट्यूब का आपने लिंक कॉपी करवा, तो यूट्यूब की एपीआई होगी, वो क्या करेगी, अपने पास लिंक चेक करेगी, जाके डेटाबेस में आपको वीडियो ला के दे देगी, ठीक है। और दूसरी तरह हमारे पास होता है कि एंकर टैग के थ्रू भी आप लोग करवा सकते हो। एंकर टैग के अंदर एक डाउनलोड प्रोप होती है, आप डाउनलोड बस प्रोप ऐड कर दो, वो खुद ही डाउनलोड कर देगा उसको, ठीक है ना। बड़े तरीके हैं हर काम को करने के, सौ सौ हज़ार हज़ार तरीके होते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने ना नेक्स्ट जो वीक आ रहा है ना, सब ने आना है, जितने भी बच्चे हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं अगर वो फिजिकल आ सकते हैं तो वो लाजमी हैं।
और अपने अपने प्रपोजल वगैरह लेके आए। ठीक है ना? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं 3-4, तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर जो जीमेल वगैरह के थ्रू हम करवाते हैं वेरिफिकेशन कोड एक आता है या फिर एक वो मैसेज आता है कि आपने लॉगिन कर दिया जीमेल पे, टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं या फिर एक तरह से ये कहते हैं कि जब हम लॉगिन करते हैं तो वो एक जीमेल पे भी जो जीमेल हमने प्रोवाइड की होती है तो उस पे जीमेल भी चले जाता है कि आपने यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली कर लिया होगा। तो उस तरह का वो अगर हमने अपने मतलब प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड करना हो तो उसको हम किस तरह? तो इजी सीन है। आप लोगों ने क्या करना है, जब लॉगिन कर रहे हो तब आप लोगों ने टोकन जनरेट नहीं करवाना, ठीक है? वहाँ पे आपने क्या करना है, एक कोड बनाना है 6 हिस्सों का रैंडम कोड, ठीक है, जो कि नंबर का होगा। आपको वो रैंडम कोड आएगा। अब आपने आगे ईमेल ट्रिगर करवानी है। ईमेल होगी ना, जब आप लॉगिन करते हो ईमेल आती है आपके पास, तो उस ईमेल पे आपने क्या करनी है, ईमेल ट्रिगर करवा देनी है, ठीक है, कि भाईजान आपका ये कोड है और इस ईमेल पे मैं शेयर कर रहा हूँ। वो फिर ईमेल पे जाता है वो कोड, आप उधर से कोड कॉपी करते हो और आके अपनी वेबसाइट पे दोबारा आते हो, नई नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ओटीपी वाली पे कोड कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, और वहाँ पे एक नई एपीआई होती है जिसका नाम होता है ओटीपी वेरिफिकेशन, ठीक है? अब जैसे ही आप ओटीपी एंटर करके और सबमिट करते हो ना, अब उसके दौरान आपकी ईमेल जाती है और आपका ओटीपी जाता है। ईमेल की बेस पे फिर से आपको फाइंड करते हैं कि भाईजान आप हो कौन, और आपके जो है ऑब्जेक्ट के अंदर आपका वो ओटीपी पड़ा होता है, वो दोनों को मैच करते हैं। अगर दोनों सेम होते हैं तो आपको लॉगिन करवा देते हैं, टोकन दे देते हैं। अगर नहीं होता, सिंपल है, मतलब कि खुद से स्टेप सोचे हुए हैं सारे। गूगल ने भी ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस की हुई हैं। जितने भी टू मल्टी फैक्टर्स जो हैं हमारे पास लगी हुई हैं ऑथेंटिकेशंस, वो ऐसे ही हैं। सिक्योरिटी का बस है, सिक्योरिटीज़। अब होता क्या था कि किसी को आपका लॉगिन पासवर्ड पता चल गया, वो आपको पता ही नहीं होता कि इसने लॉगिन किया हुआ या नहीं किया हुआ, और वो आपकी चीज़ें अपडेट कर रहा होता है, ना कोई एक्टिविटी लॉग्स, कुछ भी नहीं। इसके लिए क्या किया उन्होंने, सिक्योरिटी के लिए आपके पास ईमेल ट्रिगर करवाना शुरू कर दी कि आपकी ईमेल पे आएगा फिर ही आप लॉगिन करवा सकते हो। और भी इसके मल्टीपल तरीके हैं इसको करने के। वो सिर्फ क्या होता है कि अक्सर आप कोई भी चीज़ लॉगिन करने जाते हो ना, तो वो आपको मैसेज नहीं देता, वो आपको ना एक वेरीफाई के लिए एक ईमेल शेयर कर देता है। आप वेरीफाई करते हो, फिर आपके पास उधर लॉगिन हो जाता है। सर लेकिन यूजुअली कभी ऐसा भी होता है कि वो मेल जो होती है वो स्पैम में चली जाती है। स्पैम में इस वजह से आती है क्योंकि देखो अक्सर ऐसी मेल्स होती हैं, आपके पास ना अब हज़ारों मेल्स होती हैं, ठीक है? अब खाली जीमेल्स नहीं होती, आपके पास आपकी डोमेन की मेल्स भी होती हैं, उसके बाद योप मेल होती हैं, ऐसी मेल्स जो टेस्टिंग के लिए होती है। तो क्या करते हैं, जो ट्रिगर करवाते हैं ना, जैसे इलास्टिक ईमेल्स हैं और ट्विलियो है जो कि एसएमटीपी है, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये आपकी मेल को वेरीफाई करते हैं कि ये ऑथेंटिक मेल है। इसको क्या करो, डायरेक्टली इसको जो है वो पुश करवाओ, ठीक है? नाम मतलब प्रॉपर नाम लिखा हो, जैसे रिजवान रमज़ान @123 gmail.com, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग ईमेल। कुछ होती हैं जैसे कि रिजवान रमज़ान @yopmail.com। योपमेल क्या, एक टेस्टिंग के लिए मेल है, ठीक है? और उस तरीके से हमारे पास कोई चीप मेल्स होती हैं जो बड़ी सस्ती मेल होती हैं, उनकी स्पैम में आ रही होती हैं मेल्स, ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। वो क्या करते हैं, कई कई ईमेल्स को तो वो बाउंस कर देते हैं, भेजते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो ईमेल ही नहीं है आपकी, ठीक है ना? ये सिक्योरिटी होती है ईमेल्स की भी, कि आप लोगों ने कितनी, अब ईमेल वेस्ट होती है ना। अब 100 ईमेल भेजी हैं, उनमें से 2 गई हैं, बाकी 98 गई ही नहीं है, वो सारी टेस्टिंग की थी। तो वो क्या होगा, 98 वेस्ट होंगी ना, कॉस्ट पड़ेगी ना उसकी। तो उसकी कॉस्ट को बचाने के लिए ये कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं।
कि ये जो है वो टेस्टिंग मेल तो नहीं है, अगर टेस्टिंग मेल है तो इसको बाउंस कर दो, वेस्ट कर दो, ये हमने नहीं ट्रिगर इन करवानी, हमें कॉस्ट नहीं पड़नी चाहिए इसकी। समझ आई? मल्टीपल तरीके हैं एक काम करने के। ओके, तो आप लोग ना अटेंडेंस मार्क करवा लो। तो गिट के बारे में बताना था आपने। गिट के बारे में, गिट के बारे में ना हम डिस्कस करेंगे जब आप लोग प्रोजेक्ट लेके आओगे, ठीक है? छोटी सी चीज़ है गिटहब, 3-4 कमांड्स है, आप लोगों ने बस याद करनी है वो। ओके, अटेंडेंस मार्क करवा लो आप लोग।